नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। बिहार विधानसभा में बजट सेशन चल रहा है और सरकार ने बजट पेश किया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बजट सभी तबकों को ध्यान में रखकर इसे लागू किया गया है और सभी के लिए कल्याणकारी है, सभी के हितों में है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बजट में बहुत सारी खामियां हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हैं हमारे साथ और ये लगातार अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि सत्ता में रहते हुए भी अपने ही सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, जिसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा है। अब विपक्ष में है और बजट में कई खामियां गिनवा रहे हैं। क्यों आपको ये बजट में खामियां दिख रही हैं? देखिए, बिहार में एक गरीब राज्य है जहाँ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 1/3 है। यहाँ लोग बहुत मुश्किल से सरकार के खजाने में टैक्स जमा करते हैं कि उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सवाल हल किए जाएंगे। आप पहली बार बजट में देख रही होंगी कि जो मेडिकल कॉलेज खोलने की बिहार में बात हो रही है, वो निजी क्षेत्र में खोलने की बात हो रही है। आप देखेंगे कि प्रखंड स्तर पे डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही है, वो निजी क्षेत्र में खोलने की बात हो रही है। यहाँ तक कि ग्रीन डेवलपमेंट फंड 25 करोड़ का एक वित्त विभाग ने एक कॉर्पस फंड बनाया है, वह भी निजी क्षेत्र के माध्यम से बुद्धा प्राइवेट लिमिटेड के जरिए खर्च करना चाहती है, जिसकी फाउंडर हैं कंपनी की ईशा वर्मा। ईशा वर्मा कौन है? ईशा वर्मा दीपक कुमार प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री की बेटी हैं। वो आज बिहार सरकार के बजट को पूरे 3 महीना से के में गैरकानूनी तरीके से मॉनिटर कर रही थी। उसका सबूत ये हुआ है कि बिहार सरकार के सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पढ़ रहे थे और ठीक उसी समय बुद्धा प्राइवेट लिमिटेड के लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक विस्तृत लेख ईशा वर्मा के द्वारा लिखा जाता। जो दस्तावेज गोपनीय होता है, जो दस्तावेज पत्रकारों के तक को उपलब्ध नहीं होता, जो गोपनीय दस्तावेज विधायकों तक को उपलब्ध नहीं होता, वो दस्तावेज ईशा वर्मा के पास कैसे पहुंचा? ये पहली बार देखेंगे आप कि बिहार सरकार पैसा दीपक कुमार के नेतृत्व में, जो प्रधान सचिव हैं, और आनंद किशोर वित्त सचिव के नेतृत्व में पैसा एक ऐसे एजेंसी को देने की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी को, जिसका स्थापना ही 2024 के दिसंबर में 2.5 महीना पहले हुआ है, जिसके पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है, जहां उसका वित्तीय स्तर पे कोई कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। ये दिल्ली के जिस द्वारका के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, उस पर अन्य कई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं संदिग्ध तरीके से, जिसकी जांच की मैं मांग भी कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, अप्रैल में बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बुद्धा प्राइवेट लिमिटेड, जो दीपक कुमार की बेटी का जो कंपनी है, उसके लिए सैकड़ों करोड़ फंड इकट्ठा करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह का भ्रष्टाचार का खेल पहले जो ढका छुपा हुआ था, अब खुल्लम खुल्ला एकदम अराजकता की स्थिति में बिहार। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उम्मीद करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पर जी, लेकिन ये ऐसा भ्रष्टाचार उनको क्यों नहीं दिख रहा? आप किसान नेता भी माने जाते हैं। किसानों के लिए आपने आंदोलन भी किया है और लगातार आंदोलनरत रहते हैं। किसानों के लिए इस बजट में बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारी योजनाओं की बातें कही गई है। कोल्ड स्टोरेज अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी खोलने की बातें हो रही है। फिर आप क्यों ये सवाल उठा रहे कि किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है? आप बहुत साफ कहें, किसानों के पास एक झोपड़ी नुमा घर था, जिसको हम लोग मंडी कानून कहते थे। उस झोपड़ी नुमा घर को, मंडी कानून को, आपको महल बनाने की जिम्मेदारी लेकर आए थे नीतीश कुमार सत्ता में। आपने पहला काम क्या किया? 2006 में मंडी कानून को निरस्त कर दिया, मतलब कि ज़मींदोज कर दिया। किसानों की जो झोपड़ी नुमा हाट बाजार जो थे, उसको आपने ज़मींदोज कर दिया। आप 19 साल बाद 2025 के बजट में कहते हैं कि हम मंडियों को पुनर्जीवित करेंगे। इन 19 सालों के भीतर बिहार के किसानों का कितना नुकसान हुआ है? अगर नुकसान का आकलन देखें 19 साल में, तो मिनिमम 12-13 लाख करोड़ रुपए नुकसान हुए हैं किसानों का।
ये 12-13 लाख करोड़ किसानों का नुकसान करके आप कह रहे हैं कि हम आज व्यवस्था कर रहे हैं, तो भरपाई कौन करेगा घाटे का? अभी तक कृषि उत्पाद बाजार के नवीनीकरण के लिए 1289 करोड़ योजना की भी तो बजट की भी तो बात कही गई है। मैं प्रीति जी कहा ना कि ये हमारे जो प्लेटफॉर्म थे जहाँ किसान अपने उचित मूल्य पाते थे फसल का, उत्पाद का, जिसको आपने ज़मींदोज कर दिया, बुलडोज कर दिया कानून हटा करके, तो उससे कितना नुकसान हुआ बिहार के किसानों को? अनुमान 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ रुपये सलीना नुकसान अभी हुआ। तो कर रहे हैं ना। अभी आप ऊँट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं। जब आप 12 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ रुपए नुकसान किए, तो उसके जगह पे आप कितना दे रहे हैं? 1200 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री जी, पाप नहीं धुलेगा। पाप धुलने का एक ही उपाय है कि अगले 10 साल तक किसानों को धान, गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना जो भी फसल है, प्रति क्विंटल 1,000 रुपये बोनस दीजिए। प्रति क्विंटल 1,000 रुपया बोनस दीजिए अगले 10 साल तक। तो पिछले जो पाप हैं किए हैं आपने किसानों के लिए, वो पाप धुलेगा। इससे केवल 1200 करोड़ देने से नहीं होगा, यह भी आईवास है। बिहार में 3 लाख करोड़ की निवेश की ज़रूरत है मंडियों में। इस 3 लाख करोड़ में 30,000 करोड़ बिहार सरकार को तत्काल व्यवस्था करना चाहिए सीड मनी के रूप में 10%। और बिहार के लोग बहुत मेहनती, उद्यमी और कारोबारी स्वभाव के लोग हैं। 2,70,000 करोड़ रुपये इस राज्य के किसान और व्यापारी लगाने को तैयार बैठे हैं, और एक बेहतर इकोसिस्टम के जरिए बिहार के उत्पाद दुनिया के बाजार में पहुंचेंगे और उसका सही मूल्य मिलेगा। जी, ये चुनावी वर्ष भी है, बजट के साथ साथ चुनाव से जुड़े सवाल भी हम आपसे करेंगे, जाहिर सी बात है। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय करेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे चुनाव में? देखिए, सभी अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने बयान दे रहे हैं। भाजपा वाले भी दे रहे हैं इस तरह का बयान, कांग्रेस वाले दे रहे हैं इस तरह का बयान। तो अपने अपने दल के हिसाब से, छोटा छोटा दल है, कोई बड़ा दल है, दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो हमारे घोषित मुख्यमंत्री कैंडिडेट है तेजस्वी यादव जी, उस पर तो कोई सवाल नहीं है। हमारे वो हैं नेता, वो रहेंगे, वो आगे भी रहेंगे, और मुख्यमंत्री के तौर पे वो बिहार में ताजपोशी भी होगी। अब राजनीतिक दलों अपने अपने उनके हित हैं, तो उसी हिसाब से सहयोगी दल है ना, इससे तो ये समझ में आता है कि अंदर खाने में कुछ मतभेद चल रहा है। देखिए, चुनावी साल में इस तरह के बयान आते रहते हैं, उसको मतभेद के रूप में अगर न देखें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में हम चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली से हम संसदीय बोर्ड के जरिए तय करेंगे। उस बयान में और अजीत शर्मा के बयान में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही तरह का बयान है, दोनों राष्ट्रीय दल हैं, अपने हिसाब से उनके बयान आ रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता के तौर पे तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता बिहार में 1 नंबर पर है ही। ये तो सभी टीवी चैनल वाले भी बता रहे हैं, सर्वे भी बता रहे हैं, साक्ष्य भी आ रहे हैं, तो हमारे वो हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर दिल्ली बीजेपी की वर्चस्व बढ़ती जा रही है, आरएसएस भी बिहार में कैंप कर रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, और आप जानते हैं कि आरएसएस की मजबूती ही बीजेपी की मजबूती है। ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति? हमेशा बिहार में आरएसएस के रथ को सामाजिक न्याय के योद्धाओं के द्वारा रोक दी जाती है। इस बार भी मोहन भागवत जी के नेतृत्व में आरएसएस के सांप्रदायिक ताकतों के रथ को सामाजिक न्याय के योद्धाओं के द्वारा रोक दिया जाएगा। यह देश में नज़ीर बनेगा। आप बगल के झारखंड के चुनाव में भी आप देखी थी, आरएसएस और सभी लोग लगे हुए थे, फिर भी हम लोगों ने, क्योंकि बिहार का वो जुड़वा भाई है झारखंड, दोनों एक साथ अलग हुए हैं, बने हैं, तो हम लोगों ने रोक दिया था। उसी तरह से बिहार में भी रोक देंगे। बंगाल में भी गया था आरएसएस। रोकने के लिए क्या रणनीति क्या है? सामाजिक न्याय हमारा लिए कोर एजेंडा है, धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए कोर एजेंडा है, आर्थिक न्याय हमारे लिए कोर एजेंडा है। चंद लोगों के लिए आरएसएस और बीजेपी सरकार बना चलाती है, अडानी अंबानी के लिए। हम लोग किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए सरकार चलाते हैं। हम लोग माई बहन योजना लेके आएंगे, हम लोग बिजली के 200 यूनिट फ्री करेंगे, हम सरकार में नौकरी जो दिए थे 5 लाख, उसको बढ़ाकर 10 लाख और नए नौकरी देंगे, और रोजगार किसानों के लिए मंडी कानून को और मजबूत करेंगे। ये जो अभी आया है ये छोटा कानून है,
यह कानून नहीं है, एक तरह से एक नोटिफिकेशंस है सरकार का। हम संकल्प के जरिए आएंगे, इसको कड़ाई से लागू लेकिन करेंगे। सत्ता पक्ष के द्वारा खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये बात बार बार कही जा रही है कि 2005 से पहले का स्थिति याद कीजिए, जो समय था, जो दौर था, उसको याद कीजिए, और 2005 के बाद से ही बिहार में बदलाव हुए हैं। इस बात को कैसे खंडित कर पाएंगे, कैसे सामना करेंगे? उनके कह देने से कि बिहार की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, उनके कह देने से कि बिहार में समस्या था, तो ये कह देने से कोई मानेगा नहीं। बेहतर कपड़ा पहनना यह आर्थिक मजबूती का कारण नीतीश कुमार इसके कारण नहीं है। वो देश के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो देश के उदारीकरण से इस देश के अर्थव्यवस्था में जो फैलाव हुआ उसका एक छोटा हिस्सा बिहार को भी मिला। मुख्यमंत्री के चलते ऐसा कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय औसत से 3 गुना हम पीछे हैं, 2005 में भी और 2025 में भी हम राष्ट्रीय औसत से 3 गुना पीछे हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में, जीडीपी के मामले में, यहाँ तक कि हम घटे हैं। मतलब देश जिस रफ्तार से चल रहा है उस रफ्तार से हम पीछे जा रहे हैं और हम राष्ट्रीय औसत के बराबर जाने के लिए बिहार के सभी विकास के जो इंडिकेटर्स हैं 3 गुना रफ्तार पकड़ाना होगा। अब ये 3 गुना रफ्तार पकड़ाने के लिए जो जरूरी निवेश है वो कहाँ से आएंगे? वो जरूरी निवेश विशेष पैकेज के जरिए भारत सरकार से लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार इसी विशेष पैकेज के नाम पर डबल इंजन की 20 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अपनी कुर्सी को ही वो विशेष नज़र से देखते हैं। जो उनको कुर्सी पर बैठाता है उसको विशेष दिखते हैं, बिहार की जनता उस समय गौर हो जाती है। और जब कुर्सी से उतरने की नौबत आती है तो विशेष राज्य का दर्जा शुरू करते हैं। इसी विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस व्यक्ति का डीएनए खराब है और डीएनए बिहार का ठीक है। यह साबित करने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार के करोड़ों लोगों का नाखून और बाल दिल्ली भेजा था जांच के लिए प्रधानमंत्री को। उसके क्या रिजल्ट हुए आज तक दिखाई दिया? हाँ, ये जरूर हुआ कि नीतीश कुमार का डीएनए पहचान में आ गया। मिट्टी में मिल जाएंगे, मोदी के साथ नहीं जाएंगे। जरूर उनका डीएनए खराब था नीतीश कुमार का कि वो मिट्टी में मिलना पसंद नहीं किए, सत्ता में कुर्सी पर बने रहने के लिए उसी मोदी के साथ खड़ा हो गए जो मोदी ने इनको गाली दिया था। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि वो जब भी ये बात कहते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा या मिट्टी में मिल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तब वो कुछ न कुछ इस तरह का फ़ैसला लेते हैं। हाल के दिनों में भी वो कई बार कह चुके हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और इशारों में तेजस्वी प्रसाद यादव से बात करते भी नज़र आते हैं। ऐसे में अटकलें तो तेज हो ही जाती हैं। आपको लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति फैसला लेने के काबिल रह गए? वो आरजेडी में आना चाहेंगे तो क्या उनका स्वागत नहीं करेंगे? हम एक बुजुर्ग के तौर पे स्वागत कभी भी कर लेंगे। पार्टी हमारे बहुत सारे वृद्धों को आश्रय दे सकती है। नेता के तौर पे, नेता के तौर पे उनके लिए कोई जगह नहीं। एक वृद्ध के तौर पे सम्मानजनक तरीके से हम लोग वापसी कर सकते हैं। हमारे ही समाज के भटके हुए लोग हैं, विचारधारा के लोग, एक वृद्ध के तौर पे, एक नेता के तौर पे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुधाकर सिंह जी।